अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आप लोगों को सीएसएस और सीसीई के हवाले से कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है for your success in any competitive examination like CSS or CCE या फिर बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने होते हैं कि ये या तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करवा देगा आपका डिसीजन, या फिर आपका डिसीजन जो है वो आपके चांस को ज़ाया कर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो सिलेक्शन होती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन जो मसला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें, बहुत सारे एस्पायरेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। और कंफ्यूजन की वजह ये होती है कि उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि उन्हें जो ट्रेंड होता है स्कोर्स का, या फिर जो सब्जेक्ट्स, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं आपके आपके बोर्ड पे पीछे नजर आ रहे होंगे, ठीक है, किस सब्जेक्ट के साथ किसकी कितनी ओवरलैपिंग हो रही है, इसकी नॉलेज ज़्यादातर एस्पायरेंट्स को नहीं होती। जो स्पेशली बिगिनर्स हैं उन्हें ये मसला जो है वो पेश आता है अक्सर। तो आज की वीडियो में आप एंड तक जुड़े रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको जो है ये मिलने वाली है। और गौर से सुनिएगा, एक एक पॉइंट यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपकी डिसीजन मेकिंग में जो है वो बहुत सुटेबल रहेगा, कारामद होगा और बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं, लाइफ इज अ चेस मैच, एवरी डिसीजन दैट यू मेक हैज अ कॉन्सिक्वेंस टू इट। आपकी जो जिंदगी है ये एक चेस मैच की तरह है। ठीक है, ये कहते हैं पीके सुबान। और उसमें जो भी आप फैसला लेते हैं, उस फैसले के कुछ ना कुछ, उस डिसीजन के कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब या तो वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपके फेवर में होंगे, या वो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपके अगेंस्ट चले जाएंगे आपकी डिसीजन मेकिंग में, या वो आपको बेनिफिट देंगे या वो आपको नुकसान देंगे। लेकिन when you get when you make a decision once, then you have to stick with it and you have to work hard। आपको मेहनत करनी है, और मेहनत शर्त है किसी भी स्टेप पर, किसी भी स्टेज पर कामयाबी के लिए। तो आज आपने आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में आप लोग ये देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जो मैं पिछली वीडियो में इसके हवाले से काफ़ी गाइड कर चुका हूँ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से सीएसएस में 600 मार्क्स के होते हैं, और सीसीई में ये 400 मार्क्स के जो हैं आपको सिलेक्ट करने होते हैं। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके वो वीडियो जो है इंट्रोडक्टरी सेशन जो है, आई एम सॉरी, वो आपके पास मेरे चैनल पे जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वहाँ उसके 3 पार्ट पड़े हुए हैं। इस वीडियो से पहले आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका तसलसल बरकरार रहे। आते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आज के सेशन की तरफ। सीसी 2023 के हवाले से मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन जो है वो आज गाइड करने वाला हूँ, और यही सेशन आपको सीएसएस के हवाले से भी जो है बड़ा काम आएगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन में। हमारे पास सीएसएस और सीसी दोनों में 7 ग्रुप्स हैं। हियर इट इज। ठीक है, 7 ग्रुप्स आपके पास हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, और इन 7 ग्रुप्स में से आपके पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के हैं, और बाकी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 100 मार्क्स के हैं।
ज्यादातर एस्पायरेंट्स जो हैं वो एक सब्जेक्ट कोई 200 मार्क्स का ले लेते हैं और बाकी 100 मार्क्स के सब्जेक्ट जो है वो चूज करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो 6 के 6 सब्जेक्ट्स सीएसएस में 100 मार्क्स के ही लेके चलते हैं, और या सीसीई में जो है वो चारों के चारों 100 मार्क्स के ही सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन सब्जेक्ट की सिलेक्शन करते वक्त हमें किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर ऐसा हुआ है कि रॉन्ग सिलेक्शन कर लेने की वजह से कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स जो अपने कंपलसरी तो क्लियर कर जाते हैं लेकिन वो किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और नतीजतन उनका चांस जाया हो जाता है। तो ग्रुप 1 की तरफ हम आते हैं। ग्रुप 1 में आपको 5 सब्जेक्ट्स जो है वो नजर आएंगे, पांचों के पांचों 200 मार्क्स ईच है, और आपको ग्रुप 1 में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज करना है। 200 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं ग्रुप 1 में से। ये लिमिटेशन रखी गई है सीएसएस में भी और सीसीई में भी। अब इसमें देखिएगा, फर्स्ट जो है वो है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है, नो डाउट, लेकिन ये स्कोरिंग किन के लिए है? ये स्कोरिंग उनके लिए है जिनका बैकग्राउंड है अकाउंटेंसी में, जिनका बैकग्राउंड है ऑडिटिंग में। लाइक अगर किसी ने एमकॉम किया हुआ है, अगर किसी ने बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, या एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हुआ है, अगर किसी ने सीए किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एंड दे हैव द इक्विवेलेंस ऑफ बैचलर्स डिग्री, उनके पास बैचलर्स डिग्री की इक्विवेलेंस मौजूद है, तो इस बैकग्राउंड के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। उसकी वजह क्या है कि एक तो उनको अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग उनका अपना सब्जेक्ट होता है, उन्हें ग्रिप होती है इस सब्जेक्ट का, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये एक मार्क्स गेनिंग, एक स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। ये आपको 180 170 मार्क्स तक जो है वो स्कोर दे सकता है। फिर सेकंड हम आ जाते हैं, अच्छा इसमें एक बात बताता चलूं कि अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग जो है इसमें समटाइम एस्पायरेंट्स फेल भी होते हैं या बहुत लो स्कोर से पास होते हैं, 200 में से 80 85 90 स्कोर ले लेते हैं, जो उनकी एलोकेशन पर असरअंदाज होती है, ठीक है। उसकी वजह क्या होती है कि बीकॉम किया, बीकॉम में उन्होंने कोई 3 सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग के पढ़े, एक सब्जेक्ट जो है वो पार्ट 1 में, 2 इन्होंने पढ़ लिए पार्ट 2 में, और फिर उनके मुताबिक कि मैंने तो अकाउंटिंग पढ़ी भी है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग रख लेता हूं। और जब वो ये अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पढ़ने आते हैं, जब इसके वो पास पेपर्स देखते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है। या जब पेपर में जाते हैं तो वहां परेशान हो जाते हैं क्योंकि ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा पेपर आ जाता है कि वो कहते हैं कि अच्छा, उनका माइंड ये होता है कि बीकॉम जैसा शायद पेपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सीएसएस या सीसीई के एग्जाम्स होते हैं। तो अगर किसी ने जस्ट बीकॉम किया हुआ है तो मैं उसे ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग की तरफ जाए। इट्स बेटर कि वो किसी और 200 मार्क्स के सब्जेक्ट की तरफ चले जाए। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के हवाले से भी अगर देखें तो इकोनॉमिक्स भी एक बैकग्राउंड रिलेटेड सब्जेक्ट है। अगर कोई मास्टर्स डिग्री होल्डर है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में, किसी ने एमफिल किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, तो वो इकोनॉमिक्स के लिए जा सकता है, इकोनॉमिक्स को चूज कर सकता है। स्कोरिंग ट्रेंड अगर हम इकोनॉमिक्स का देखें तो स्कोरिंग ट्रेंड इकोनॉमिक्स का जो है वो एवरेज है। एवरेज से मुराद के बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। अक्सर इकोनॉमिक्स फेल भी करता है ऐसे कैंडिडेट्स को भी जिनके पास मास्टर्स डिग्री है इकोनॉमिक्स में, बट दे फेल इन इकोनॉमिक्स इन द सीएसएस एंड सीसी एग्जामिनेशंस। उसकी वजह क्या है वो मैं बताता हूँ। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने बैचलर्स लेवल पे और मास्टर्स लेवल पे, स्पेशली एमबीए में, कोई 5 से 6 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़े हुए हैं, फिर उसने बैचलर्स में भी कुछ 2-3 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के पढ़ रखे हैं, इंटरमीडिएट से उसकी इकोनॉमिक्स अच्छी है, बहुत अच्छा स्कोर आ रहे हैं, 80 प्लस 90 प्लस आ रहे हैं, तो वो भी इकोनॉमिक्स को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर उनकी इकोनॉमिक्स में उन्हें लगता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, उनका जो ओपिनियन है
जो उनका कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजीज के हवाले से वो बहुत स्ट्रॉन्ग या अच्छा है, तो वो जा सकते हैं इसकी तरफ। ठीक है, मैं बता रहा था कि समटाइम्स मास्टर्स डिग्री होल्डर्स भी इकोनॉमिक्स को फेल कर जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री तो ले ली होती है मगर उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई होती। लिहाजा जब इकोनॉमिक्स का पेपर आता है और जब वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाते हैं तो वहां पर वो उस तरीके से अपने आंसर को डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरीके से एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है, और वो इकोनॉमिक्स फेल कर जाता है। अच्छा, इसके बाद आता है कंप्यूटर साइंस, 200 मार्क्स का है। कंप्यूटर साइंस भी एक बैकग्राउंड रिलेटेड, डिग्री बैकग्राउंड रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। अगर कोई MCS मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है, या अगर किसी ने BS इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, MS इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है, तो वो कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं, बशर्त ये कि अगेन वही इकोनॉमिक्स वाली कंडीशन यहाँ भी अप्लाई होती है कि कंप्यूटर साइंस में अगर उनके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हैं और उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कंप्यूटर साइंस में जो है वो स्कोर सेटर रहे हैं, तो फिर वो कंप्यूटर साइंस की तरफ जाएं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का पेपर टिपिकली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है वो स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है जरा। और कंप्यूटर साइंस में भी एज कंपेयर टू अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, जो मैंने कहा था कि बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है इसका, ठीक है, अगर इसकी प्रैक्टिस अगर किसी के पास है अच्छी तो कंप्यूटर साइंस जो है ये एवरेज स्कोर देता है, ये बहुत ज्यादा हाई स्कोर नहीं देता। एवरेज स्कोर से मुराद ये हुआ कि अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स यूजुअली 120 से 130 के दरमियान स्कोर दे देता है। बहुत ज्यादा अगर आपने अच्छी तैयारी की है और बहुत अच्छा पेपर किया है 120 से 130 के बीच में। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो ये तकरीबन आपको 140 से 145 तक स्कोर दे देता है आउट ऑफ 200। अब जब आगे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। विदाउट बैकग्राउंड के एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट्स भी इसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर हम देखें तो ये काफी हद तक पाकिस्तान अफेयर्स को कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से पाकिस्तान अफेयर्स के साथ ओवरलैप करता है। अराउंड 20 to 30% पाकिस्तान अफेयर्स के साथ पॉलिटिकल साइंस जो है वो ओवरलैप करता है। कुछ हद तक पॉलिटिकल साइंस करंट अफेयर्स में भी हेल्प कर लेता है, क्योंकि जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं करंट अफेयर्स में उसके आपका जो है ना पॉलिटिकल साइंस आपका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग कर देता है, तो करंट अफेयर्स में आपके पास पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको हेल्प मिलती है। पॉलिटिकल साइंस का स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी करके जाते हैं, एटलीस्ट आपने इसका सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और अपने अंदर आपने एनालिटिकल स्किल्स यानी कि आंसर को एनालिसिस करने की एबिलिटी अगर आपने जो है वो जनरेट कर ली है, डेवलप कर ली है, तो आप पॉलिटिकल साइंस में 150 तक भी स्कोर कर सकते हैं। 145 से 150 तक का स्कोर भी पॉलिटिकल साइंस में पॉसिबल है, किया जा सकता है। आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बगैर बैकग्राउंड के इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है। डिग्री बैकग्राउंड इसके लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी 200 मार्क्स का पेपर है। ये जो पांचों के पांचों पेपर्स हैं इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, दोनों का सिलेबस अवेलेबल होता है। ठीक है, और CSS में यूजुअली ये पेपर 1 पेपर 2 एक ही दिन में होते हैं, एक सुबह में एक दोपहर में, जबकि CCE में जो है वो एक आज हुआ तो एक कल हुआ। ठीक है, यानी कि फॉलोइंग डे में पेपर 2 हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं स्कोरिंग ट्रेंड की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस 130 से 140 के दरमियान स्कोर दे देता है। 130 से 140 आउट ऑफ 200, 130 से 140 के दरमियान स्कोर दे देता है, लेकिन इसकी ओवरलैपिंग अच्छी खासी है। इंटरनेशनल रिलेशंस आपको एसेज में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल इश्यूज पर जो है वो अक्सर 2 से 3 एसेज आ जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के भी तो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं विद डिफरेंट कंट्रीज, अपने नेबर्स के साथ हैं,
दूसरी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ हैं, यूरोपियन वर्ल्ड के साथ है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस करंट अफेयर्स में भी अच्छी खासी ऑलमोस्ट 60 to 70% ओवरलैपिंग करंट अफेयर्स में इसकी जो है हो जाती है। अगर इंटरनेशनल रिलेशंस आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन का बैकग्राउंड बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की है, आपको करंट अफेयर्स के पेपर में बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है। अच्छा, ये तो हो गया ग्रुप 1, कोई एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का इसमें से चूज किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्रुप 2। ग्रुप 2 में आप कुछ सब्जेक्ट्स देख रहे हैं जो बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स से रिलेटेड है। फिजिक्स अ प्योरली साइंस सब्जेक्ट, ऑब्वियसली बैकग्राउंड नीडेड। अगर किसी के पास मास्टर्स है फिजिक्स में, एमएससी फिजिक्स है कोई, या एमएस फिजिक्स है, ऑब्वियसली ही कैन गो फॉर फिजिक्स। बहुत अच्छा स्कोर करेगा अगर उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और उसको लगता है कि हाँ मैं इसकी तैयारी अच्छी कर सकता हूँ। पहले वो सिलेबस को देख ले, और सिलेबस को देखने के बाद अगर उसे लगता है कि उसे 50% सिलेबस तो ऐसे ही आ रहा है, तो बाकी 50% आपने प्रिपेयर करना है, 50% रिवाइज करना है। सीएसएस में ये फिजिक्स 200 मार्क्स का है। सीएसएस में फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सीसीई में ये दोनों 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स रखे गए हैं। मगर ये भी बताता चलूं कि सिलेबस वही है सीएसएस वाला, यानी इन दोनों में सिलेबस जो है वो 200 मार्क्स वाला ही रखा गया है, लेकिन सीसीई में इसको 100 मार्क्स का कर दिया गया है। तो अगर सीसीई में अगर किसी के पास एमएससी फिजिक्स है, या किसी के पास एमएससी केमिस्ट्री है, या एमएस की डिग्री मौजूद है इन दोनों में से, इन दोनों सब्जेक्ट्स में, तो वो सीएसएस में तो उसके लिए ये सब्जेक्ट बेनिफिशियल है। क्यों? 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर होंगे, सिलेबस पूरा का पूरा मौजूद है, वो इजीली अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा स्कोर सेट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, और टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जिसके पास रिलेवेंट डिग्री होती है वो अगर बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर ले तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। ये दोनों सब्जेक्ट्स 170 to 180 मार्क्स भी देते हैं, ठीक है, 170 से 180 मार्क्स भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में लिए जा सकते हैं। लेकिन सीसीई में इन दोनों को ऑप्ट करते हुए जरा देख लीजिएगा कि क्या आप टाइमली इसका जो सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे, क्योंकि पेपर 100 मार्क्स के हैं, दोनों 100 के हैं, लेकिन सिलेबस वही सीएसएस वाला 200 मार्क्स वाला है, ठीक है। तो उस जो आपको अगर चूज करना है, सिलेक्ट करना है फिजिक्स या केमिस्ट्री, तो सिलेबस को देखते हुए फैसला कीजिए। ग्रुप 2 में से 100 मार्क्स का कोई एक ही सब्जेक्ट आपको चूज करना है सीसीई 2023 में। इसके बाद आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, लेकिन अगर किसी के पास एमएससी मैथमेटिक्स या एमएस डिग्री है मैथमेटिक्स में, सो ही कैन गो फॉर दैट अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स अगर किसी के पास एमएससी मैथमेटिक्स या एमएस मैथमेटिक्स की डिग्री है, या इंजीनियरिंग की भी डिग्री है, तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स में जा सकते हैं, अगर उन्होंने अपने 4 साला एजुकेशन में कुछ कोर्सेज मैथ्स के पढ़ रखे हैं। तो होते तो हैं कोर्सेज, लेकिन ऐसा ना हो कि एक या दो कोर्सेज ही पढ़े थे तो उसके बाद आपने इसको चूज कर लिया, ठीक है। कम से कम 3-4 कोर्सेज मैथ्स के पढ़ रखे हो, तो फिर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स और प्योर मैथमेटिक्स की तरफ आ सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोरिंग ट्रेंड है, 90 92 भी आप इसमें ले सकते हैं, 95 भी ले सकते हैं, और मैथ्स के सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 का ट्रेंड भी रहा है। लेकिन अब तक कोई ऐसा केस मेरे नज़रों से नहीं गुजरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि 100 आउट ऑफ 100 आया हो। स्टैटिस्टिक्स अगेन मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। अगर आपका बैकग्राउंड है इसमें, लाइक एमएससी स्टैटिस्टिक्स हुआ है या एमएस कर रखा है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर स्टैटिस्टिक्स। इसके अलावा बीकॉम का अगर कोई स्टूडेंट बीकॉम किया हुआ है जिसने, या किसी ने अगर बीए बीएससी में स्टैटिस्टिक्स रख लिया था और उस स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है और 90+ स्कोर भी रहा है उसका, तो वो स्टैटिस्टिक्स की तरफ जा सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 80+ आराम से देता है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी ने बीकॉम प्लस एमकॉम या बीकॉम प्लस एमबीए में स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है और बहुत अच्छा स्कोर किया है स्टैटिस्टिक्स में, कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, तो ही कैन गो फॉर स्टैटिस्टिक्स एज वेल। जियोलॉजी, अगेन वही जियोलॉजी जो है वो अगर मास्टर्स डिग्री है जियोलॉजी में, तो आप जियोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं।
जियोलॉजी भी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा होता है। ठीक है, यानी ये 70 to 80 के दरमियान मार्क्स दे देता है अगर बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं तो। 200 मार्क्स यहाँ से, 100 मार्क्स यहाँ से सीसीई में। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो ग्रुप 3 आता है। ठीक है जी, सॉरी अच्छा यहाँ देखिएगा, ग्रुप 3 जो है इसमें हमारे पास सीसीई 2023 के हवाले से बात हो रही है। 4 सब्जेक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, चारों 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं। कोई एक सब्जेक्ट आप यहां से चूज कर सकते हो, एक से ज्यादा सब्जेक्ट यहां से नहीं लिया जा सकता। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये भी एक बैकग्राउंड रिलेटेड सब्जेक्ट है। इफ यू हैव बीबीए डिग्री of 4 years or you have done your MBA, then you can go for business administration। 100 मार्क्स का है, बहुत अच्छी तैयारी की जा सकती है। इसका आप सिलेबस देखें, 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें मार्केटिंग है, उसमें HRM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका सिलेबस आप देखेंगे, बीबीए और MBA अगर किसी ने कर रखा है तो उसे लगेगा कि मुझे 60 to 70% तो इसमें से आ रहा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 70 to 80 स्कोर जो है वो इजीली इसमें कर सकते हैं अगर बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। आफ्टर दैट हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोबारा अगर हम आ जाएं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर, तो इनकी तरह इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड नहीं है। अगर किसी के पास बीपीए डिग्री है, बैचलर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमपीए की डिग्री है, तो उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये एक ऐसा कैंडिडेट जिसके पास डिग्री नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की साइंस की डिग्री है या आर्ट्स की डिग्री है या कोई भी दूसरी डिग्री है, तो वो इजीली इसका जो कोर्स है, इसका जो सिलेबस है वो कवर कर सकता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये तकरीबन कोई 20 से 25% ओवरलैप करता है इस्लामियात के पेपर के साथ, क्योंकि वहां पर जो है इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी और वहां पर भी इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो है वो एक टॉपिक मौजूद है डिटेल में, जो आपस में कंप्लीटली ओवरलैप करता है। ठीक है, इसके बाद गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज जो है ये एक बैकग्राउंड रिलेटेड सब्जेक्ट कहा जा सकता है कुछ हद तक, 50%, और कुछ हद तक जो है ये बैकग्राउंड रिलेटेड सब्जेक्ट के तौर पर काउंट नहीं भी किया जा सकता। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर किसी की पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, इंटरनेशनल रिलेशंस की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है, तो वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज की तैयारी को भी अच्छा कर सकते हैं अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है इस हवाले से। ठीक है, लेकिन वो इसकी तैयारी गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ओपिनियन अच्छा है, एनालिटिकल स्किल्स किसी एस्पायरेंट की अच्छी हैं, वो अपना ओपिनियन बिल्ड कर सकता है किसी बात पर, तो उस हवाले से भी अगर उसका बैकग्राउंड नहीं भी है तो वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज के सब्जेक्ट के साथ अगर जाना चाहे तो वो इजीली इसको क्वालिफाई कर सकता है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम ऑप्ट होता है, इसीलिए इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है। यानी अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली अगर आपने इसकी तैयारी की है, ठीक है, और पेपर आपने जो है वो बहुत अच्छा दिया है, बहुत अच्छे मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं, तो 70-75 तक स्कोर इसमें इजीली किया जा सकता है। फिर आ जाता है टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो है वो डिग्री रिलेटेड यानी बैकग्राउंड रिलेटेड सब्जेक्ट है। सिविल इंजीनियर्स जो हैं, अगर किसी के पास बीई की डिग्री होती है सिविल इंजीनियरिंग में, उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और वो बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बहुत कम ऑप्ट होता है। तो कम ऑप्ट होने की वजह से अगर कोई रिलेटेड डिग्री, रिलेवेंट डिग्री का अगर कोई कैंडिडेट या एस्पायरेंट इससे चूज करता है, इससे सिलेक्ट करता है या ऑप्ट करता है, तो अपना बेस्ट इस पेपर में दे करके वो बहुत अच्छा स्कोर ले सकते हैं। इसके बाद ग्रुप 4 आपके पास आता है। ग्रुप 4 में आपके पास 4 सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं, चारों हिस्ट्री से रिलेटेड है। 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट आपको इसमें से ऑप्ट करना होगा।
और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर किसी के पास हिस्ट्री में डिग्री है तो वेल एंड गुड, मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री है तो वेल एंड गुड, उसका तो वैसे ही इंटरेस्ट डेवलप होगा क्योंकि उसे चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है, और उसका फ्लो होगा स्टडी में, उसको सिलेबस को पढ़ने में, कोर्स को पढ़ने में। लेकिन अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं भी है तो हिस्ट्री को चूज करते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है या नहीं है। बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो हिस्ट्री को सिर्फ इसीलिए चूज कर लेते हैं या ऑप्ट कर लेते हैं कि यार हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया 9 क्लास से या 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, तो उठा लेते हैं, वही चीजें होती हैं, पढ़ लेंगे, कर लेंगे, हालांकि हिस्ट्री में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है। अब जब वो इसकी तैयारी कर रहा है तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, बस सिर्फ उठाया क्यों था, ऑप्ट क्यों किया था इसको, कि स्कूल के जमाने से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया अपनी हिस्ट्री बोलकर भी फेल हो जाते हैं। हमारी अपनी हिस्ट्री है, उठा लेते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें फेलियर रेशियो आता है, बिल्कुल आता है। तो आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स की तरफ जाते हुए ये देखा करें कि आपका इंटरेस्ट है क्या, आपको दिलचस्पी है हिस्ट्री पढ़ने में। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, बोर तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बस 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद बस हो गई, ठीक है, नहीं तो अगर आप 5-10-15 मिनट के बाद बस हो रही है तो आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया तकरीबन होली होली मैं ये कहता हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, होली 100% ओवरलैप करता है पाकिस्तान अफेयर्स के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में भी आप सन 712 मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर रहे हो और प्रेजेंट पे आके रुक रहे हो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में भी आप सन 712 मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट कर रहे हो, प्रेजेंट पे आके रुक रहे हो। कोई फर्क हुआ? नहीं हुआ। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत हेल्प करता है पाकिस्तान अफेयर्स में, अगर इसको स्ट्रेटेजिकली तैयार किया जाए। स्ट्रेटेजिकली कैसे तैयार किया जा सकता है इसको, कि पाकिस्तान अफेयर्स भी साथ साथ तैयार हो रहा है आपका। देखिए पाकिस्तान अफेयर्स में जो 1857 की जो जंग आज़ादी हुई थी, ठीक है, 1857 जो है वॉर ऑफ फ्रीडम, उससे पहले की जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में जो है वो ये कहा जाता है कि उसको ब्रीफली पढ़ लें, सरसरी तौर पे पढ़ लें, मोटी मोटी चीजें पढ़ लें, ठीक है, इनफ है। लेकिन 1857 के बाद के इवेंट्स को डिटेल में पढ़ना है टिल 1947, और फिर 1947 के बाद अब तक की जो प्रेजेंट है उसको तो बहुत ज्यादा विगरसली पढ़ना है। पाकिस्तान अफेयर्स की बात करो तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया जो है, अगर कोई एस्पायरेंट चूज करता है तो वो एक काम ये कर सकता है कि वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करे, जितने भी इरा गुजरे, जितने भी जो है वो डायनेस्टीज गुजरी, उन सबको डिटेल में हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में पढ़ना है। 1947 तक इसमें पढ़ना है, टिल 1947 वो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया में कवर कर ले, और 1947 से लेकर के प्रेजेंट तक वो पाकिस्तान अफेयर्स में कवर कर ले, दोनों सब्जेक्ट रेडी, और दोनों एक दूसरे में हेल्प करेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग हो चुका। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, हिस्ट्री पढ़ने के लिए अगर किसी के पास रिलेवेंट डिग्री है, बैकग्राउंड है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट नहीं है तो हिस्ट्री छोड़ दो, फिर पढ़ो ही नहीं, फेल कर जाओ। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 100 मार्क्स का पेपर है। पहले 2016 से पहले, 2016 से पहले इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था सीएसएस में, 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था ये, और इसका जो सिलेबस था वो 200 मार्क्स के पेपर के हिसाब से था। लेकिन जब 2016 में रिवाइज्ड हुआ सिलेबस तो इसको 100 मार्क्स का कर दिया गया। अब जब इसको 100 मार्क्स का कर दिया तो सिलेबस उतना ही रखा जो 200 मार्क्स का था। तो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर अगर कोई ऑप्ट करता है तो सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए कीजिएगा कि क्या आप स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में इसका सिलेबस कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस इसका 200 मार्क्स वाला है, पेपर 100 मार्क्स का, यहां पर भी सीएसएस में भी, क्लियर है। तो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर जो है ये
जिनका इंटरेस्ट है इस्लामिक हिस्ट्री में, इस्लामिक कल्चर में, अगर किसी की मास्टर्स डिग्री है इस्लामियात में, इस्लामिक लर्निंग में, कुरान एंड सुन्ना में, बहुत सारी इसकी फील्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। अगर किसी की इसमें रिलेवेंट मास्टर्स डिग्री है तो वो तो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर को ऑप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से वो इस सब्जेक्ट को कवर कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड का है, तो वो अगर इस सब्जेक्ट की तरफ आता है तो ये सब्जेक्ट जो है इजी सब्जेक्ट है मगर सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से आपने सिलेक्शन करनी है। स्कोरिंग ट्रेंड इसका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छा है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 60 प्लस आराम से स्कोर देता है, लेकिन अगर आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया की बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का जो स्कोरिंग ट्रेंड है ये 40 से लेके 60 के बीच में वेरी करता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि ये 60 को क्रॉस करे। 40 से लेके 60 के बीच में ये वेरी करता है। फिर आपके पास आता है यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री की, तो यूरोपियन हिस्ट्री ओवरलैप करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को काफी हद तक, ठीक है। यूरोपियन हिस्ट्री जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को काफी हद तक ओवरलैप करता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस का आगाज भी यूरोप से हुआ। और यूरोपियन हिस्ट्री जो है इसमें आपने वैसे ही पूरी की पूरी यूरोप की हिस्ट्री को जो है वो देखना होता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 60 अबव स्कोर दे देता है, 70 तक भी चला जाता है अगर किसी ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है। लेकिन वही बात दोबारा बता दूं, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर की तरह 2016 से पहले ये भी सीएसएस में 200 मार्क्स का सब्जेक्ट हुआ करता था। 2016 के रिवाइज्ड सिलेबस के बाद इसे 100 मार्क्स का कर दिया गया, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो उतना ही रखा गया, वो रिड्यूस नहीं हुआ। 200 मार्क्स का सिलेबस रखा गया, तो इसका जो सिलेबस है वो भी लेंथी है इसकी तरह। हिस्ट्री ऑफ यूएसए पे अगर हम आते हैं तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऐसा सब्जेक्ट है कि इससे 15 से 20 दिन में अगर अच्छे तरीके से आप बैठते हैं, दिन के 5 से 6 घंटे अगर आप बैठ रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए 15 से 20 दिन में रेडी हो जाता है। छोटा सिलेबस है, आप सिलेबस में जाके देखिएगा, इसका छोटा सिलेबस है, ठीक है। और स्पेसिफिक चीजें हैं भाई, यहां से लेके यहां तक इन्हीं चीजों को पढ़ना है, ना इसके बाहर आएगा ना इसके बाहर आएगा कुछ। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए स्पेसिफिक सिलेबस है, छोटा सिलेबस है, और स्कोरिंग ट्रेंड जो है वो इसका हिस्ट्री ऑफ यूएसए का। और ग्रुप 3 में हमारी बात हुई थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये डिपेंड करता है, किसी साल ये टारगेट हो जाते हैं सीएसएस में स्पेसिफिकली, और कभी कभी सीसी में भी, और किसी साल बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होता है इसमें, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए 70 प्लस स्कोर भी देता है, 70 to 80 स्कोर भी देता है। और समटाइम्स हिस्ट्री ऑफ यूएसए अगर टारगेट हो जाए तो आपका बहुत अच्छा पेपर भी अगर हुआ है तो हो सकता है कि आप 50 पे आके स्टक हो जाए, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए ऑप्ट किया जा सकता है, रिलेटिवली शॉर्ट सिलेबस है और कम टाइम पीरियड में, यानी अगर आप प्रॉपरली बैठ के अगर आप सिर्फ हिस्ट्री ऑफ यूएसए को देखते हैं तो 15 से 20 दिन में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ग्रुप 5 में अगर आप देखें तो ग्रुप 5 में 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 8 सब्जेक्ट्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं, सारे 100 मार्क्स के हैं, कोई एक सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स का उठाना है। तो अगर हम यहाँ पर आते हैं जेंडर स्टडीज के हवाले से, तो जेंडर स्टडीज अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, विदाउट बैकग्राउंड इसकी तैयारी की जा सकती है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इट इज रिलेटेड टू द जेंडर। व्हाट आर द जेंडर? द जेंडर्स आर मेल एंड फीमेल। तो आपने अच्छा, ज्यादातर ये जो जेंडर स्टडीज का सब्जेक्ट है ये फीमेल यानी कि जो वुमेन जेंडर है उसके ऊपर बेस करता है। तो जेंडर स्टडीज एक इजी सब्जेक्ट है और छोटा सिलेबस है इसका, इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 15 से 20 दिन में अगर प्रॉपरली इसको बैठ के पढ़ा जाए 15 से 20 दिन में रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका अगर स्कोरिंग ट्रेंड देखें तो इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है। जेंडर स्टडीज 80 प्लस स्कोर भी देता रहा है, ठीक है। 80 प्लस स्कोर, अगर आपके बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है तो 80 प्लस में भी आप जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस जो है
वो समहाउ अगर हम बात करें इसकी तरह तो 50% बैकग्राउंड बेस्ड भी है और 50% नॉन बैकग्राउंड बेस्ड भी है। किसी की अगर इन्वायरमेंटल साइंसेस में डिग्री है तो वेल एंड गुड, उसके लिए ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। 100 में से 80 70 80 के दरमियान स्कोर आराम से करेंगे, 80 प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बैकग्राउंड नहीं है, एमएससी डिग्री या बैचलर्स डिग्री बीएस वगैरह इन्वायरमेंटल साइंसेस में नहीं है, या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में उसकी बीई नहीं है, ठीक है, कोई और डिग्री है, लेकिन उसने इंटरमीडिएट तक उसने साइंस पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये याद रखिएगा, एवं नहीं कि फर्रे थे और कोई यार दोस्त जो है वो खिड़कियों से लटक लटक के आपको पहुंचाते रहे और इंटरमीडिएट पास हो गया, ऐसे नहीं। अगर इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो इन्वायरमेंटल साइंस आप पास कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस ओवरलैप करता है तकरीबन 20 से 25% आपके कंपलसरी पेपर जनरल साइंस एंड एबिलिटी से, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी में पूरा एक पार्ट है आपके पास इन्वायरमेंटल साइंस का। तो अगर आप उसकी तैयारी यहां कर लेते हैं तो वहां नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, वहां ऑटोमेटिकली आपका इन्वायरमेंटल साइंस का पार्ट जनरल साइंस एंड एबिलिटी में कवर हो गया। अच्छा, जेंडर स्टडीज के हवाले से मैं ये भी बताता चलूं, ये एसए के पेपर में हेल्प करता है, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड अक्सर व बेशतर टॉपिक एक आध टॉपिक आ जाता है एसए में। ये एसए से रिलेटेड जो है वो हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे पास जो है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज का जो पेपर है, ये एसए से रिलेटेड हेल्प करता है, क्योंकि गुड गवर्नेंस पर अक्सर जो है वो एसए बन जाता है, एसए में हेल्प करता है। आए वापस जरा, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री टोटली एजुकेशनल बैकग्राउंड बेस्ड है ये, ठीक है। अगर किसी के पास बीएस डिग्री है एग्रीकल्चर में, बीएस डिग्री है फॉरेस्ट्री में, या बीएस डिग्री है एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में, या मास्टर्स डिग्री है, तो वो इस सब्जेक्ट के जो है ना वो इस सब्जेक्ट के साथ जा सकते हैं, वो ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो इसमें अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड के हवाले से मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कम चूज होता है, बहुत कम ऑप्ट किया जाता है, सिर्फ वही ऑप्ट करते हैं जिसकी इसमें डिग्री होती है ज्यादातर। बॉटनी ऑब्वियसली टेक्निकल सब्जेक्ट, जोलॉजी टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट अगर होता है तो अगर आप उसकी तैयारी बहुत अच्छी करके जाते हैं तो आप उसमें स्कोर कर सकते हैं, 70 to 80 के दरमियान भी स्कोर कर सकते हैं। बॉटनी और जोलॉजी दोनों के दोनों डिग्री स्पेसिफिक है। इफ यू हैव बीएस और एमएस या एमएससी डिग्री इन बॉटनी, या इफ यू हैव बीएस और एमएस या एमएससी डिग्री इन जोलॉजी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बॉटनी या जोलॉजी 100 मार्क्स का ऑप्ट कर सकते हैं। इसका सिलेबस देख लीजिएगा, इसका सिलेबस भी एवरेज है, बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है, बहुत शॉर्ट भी नहीं है। फिर हमारे पास आता है इंग्लिश लिटरेचर। ऑब्वियसली इंग्लिश लिटरेचर जिसकी मास्टर्स डिग्री, एटलीस्ट मास्टर्स डिग्री इंग्लिश लिटरेचर में है। उर्दू लिटरेचर जिसकी एटलीस्ट जो है वो मास्टर्स डिग्री उर्दू लिटरेचर में है। सिंधी लिटरेचर जिसके पास एटलीस्ट सिंधी लिटरेचर में जो है वो मास्टर्स डिग्री है, दे कैन गो फॉर इट। इंग्लिश, उर्दू एंड सिंधी लिटरेचर, ये एवरेज, चूंकि ये लिटरेचर के सब्जेक्ट है ना, ये लिटरेचर के पेपर होते हैं, तो इनका जो स्कोरिंग ट्रेंड होता है ना वो एवरेज रहता है। एवरेज से मुराद ये 50 to 70 के दरमियान आपको स्कोर आराम से दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे लॉ रिलेटेड है। लॉ जाहिर है अगर किसी ने एलएलबी किया हुआ है तो वो इस लॉ के साथ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पॉलिटिकल साइंस के साथ कॉम्बिनेशन में उठाया जा सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटिकल साइंस में है, ठीक है। तो आपके पास हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 70 to 80% ओवरलैप करता है विद पॉलिटिकल साइंस। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है इसमें जो स्कोरिंग ट्रेंड है वो ऑलमोस्ट एवरेज है, 50 to 60, यानी 40 to 60 के बीच में इसका स्कोर आता है। इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ को आप इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ पिक कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की तकरीबन कोई 40 to 50% ओवरलैपिंग आती है इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ इंटरनेशनल लॉ को पिक किया जा सकता है, ओवरलैपिंग की वजह से बहुत हेल्प मिल जाती है। नॉर्मल ट्रेंड है स्कोरिंग 40 to 60 के बीच में। मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ उठा सकते हैं, क्योंकि
मुस्लिम लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इस्लामियात जो कंपलसरी में है, ये आपस में हेल्प करेंगे आप एक दूसरे की, और काफी ओवरलैपिंग इसमें मिलती है आपस में। तो इसका भी जो चूंकि लॉ के सब्जेक्ट है तो 40 to 60 जो है इसका नॉर्मल ट्रेंड है। क्रिमिनोलॉजी नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बगैर बैकग्राउंड के रेडी हो सकता है, हाई स्कोरिंग ट्रेंड है। हाई स्कोरिंग ट्रेंड से मुराद आप 80 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं, नॉर्मल सिलेबस है, बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस भी नहीं है, 15 से 20 दिन में ये सब्जेक्ट रेडी किया जा सकता है अगर इसको प्रॉपरली बैठ के आप टाइम दें और पढ़ें। फिर फिलॉसफी आ जाता है, फिलॉसफी को भी आप पॉलिटिकल साइंस के साथ जो है वो पिक कर सकते हैं, ठीक है। फिलॉसफी पॉलिटिकल साइंस के साथ उठाई जा सकती है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस देखेंगे तो पेपर 1 में जो पहला पार्ट है 30 मार्क्स का, ठीक है, 30 मार्क्स का जो पहला पार्ट है वो यूजुअली जो है फिलोसोफर्स से रिलेटेड है, जिसमें ग्रीक फिलोसोफर्स या जो पुराने जमाने के जो फिलोसोफर्स थे, और फिर जो मुस्लिम फिलोसोफर्स हैं, नॉन मुस्लिम फिलोसोफर्स और मुस्लिम फिलोसोफर्स हम कह सकते हैं, वो मौजूद हैं। जबकि फिलोसफी में भी आप उन्हीं फिलोसोफर्स को पढ़ रहे होते हो। तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में पेपर 1 के सेक्शन 1 की तैयारी कर ली है तो इसकी 50% तैयारी हो गई है, या अगर आपने फिलॉसफी की तैयारी कर ली है 50% से 60% ओवरलैप करता है ये पॉलिटिकल साइंस के साथ। अगर आपने फिलॉसफी की तैयारी अच्छी कर ली है तो फिलॉसफी की वजह से पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 का जो 30 सेक्शन 1 है, पहला पार्ट है, पार्ट 1 जो है 30 मार्क्स का, वो आपका रेडी हो गया, ठीक है। तो फिलॉसफी विदाउट बैकग्राउंड भी पिक की जा सकती है, लेकिन यहां पर फिलॉसफी में दोबारा एक बात, थोड़ा सा एक फैक्टर जो है, जो इस हिस्ट्री के पेपर में जो फैक्टर लाई करता है वो यहां भी लाई करता है, वो है इंटरेस्ट का। अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो आपके लिए मसला होगा, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स अदर देन स्कोरिंग ट्रेंड को भी मद्देनजर रखते हुए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है। अच्छा, इसके बाद ग्रुप 7 आपके पास आता है। ग्रुप 7 जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसकी डिग्री है मास कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म में बैचलर्स डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है, बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है उनके लिए। स्कोरिंग ट्रेंड बहुत अच्छा है, 70 to 80 स्कोर ये इजीली देता है, 80 प्लस भी समटाइम्स ये दे देता है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एमबीबीएस अगर किसी ने किया हुआ है तो वो रख सकते हैं, बीएस और एमएस साइकोलॉजी या बीए एमए साइकोलॉजी या एमएससी साइकोलॉजी अगर किसी ने किया हुआ है तो वो रख सकते हैं। इवन अगर किसी ने ग्रेजुएशन लेवल पर बीए में भी साइकोलॉजी पढ़ रखी है, 2 साल का ग्रेजुएशन है, कॉलेज से किया था, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ी है और अच्छे तरीके से समझ के पढ़ी है, वो साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हैं। और अगर किसी की जोलॉजी में डिग्री है, किसी की फिजियोलॉजी में डिग्री है, तो वो भी साइकोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 70 to 80 स्कोर ये इजीली देता है, और इसका भी एक एवरेज 100 मार्क्स के हिसाब से इसका सिलेबस है, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं है। जियोग्राफी बैकग्राउंड रिलेटेड है, अगर किसी ने बैचलर्स लेवल और मास्टर्स लेवल पे ज्योग्राफी पढ़ी है तो वो ज्योग्राफी की तरफ जा सकते हैं। ज्योग्राफी एक एवरेज स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यानी ये 60 to 70 के मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के हवाले से मैं बात कर रहा होता हूँ, 60 to 70 के बीच में स्कोर दे देता है। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है, विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट किया जा सकता है। बहुत आसान सा सब्जेक्ट है इसका, और बहुत आसान सिलेबस है। मेनली इसमें जो है वो सोसाइटी के हवाले से आप स्टडी कर रहे होते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड इसका अच्छा है, सोशियोलॉजी 80 प्लस भी देता है, सोशियोलॉजी 30 मार्क्स देके फेल भी करता है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें बात करेंगे, कि हम जिसमें ये डिस्कस करेंगे कि फेलियर्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में क्यों आ रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशियोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ऑप्ट किया जा सकता है, विदाउट बैकग्राउंड इसकी तैयारी हो जाती है। सेम क्रिमिनोलॉजी की तरह, सेम जेंडर स्टडीज की तरह जो है इसमें यह है कि 15 से 20 दिन अगर आप प्रॉपरली सोशियोलॉजी की तैयारी करें, पर डे आप इसको 4 से 5 घंटे दें, तो ये सोशियोलॉजी 15 से 20 दिन में रेडी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी भी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत कम एस्पायरेंट्स जो है वो इसको चूज कर रहे होते हैं, विदाउट बैकग्राउंड भी ये रेडी हो जाता है। बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी है क्या, ये भी नया इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में सीएसएस में, और फिर सीसीई ने 2019 से जो है पूरे के पूरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और सिलेबस अडॉप्ट कर लिए सीएसएस से,
तो अब 2019 से ये CSS में भी CCE में भी मौजूद है। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली ह्यूमन रेस की एवोल्यूशन है। इंसान आज से हजारों साल पहले कैसे थे और फिर किन किन स्टेजेस, किन किन जो है वो मरहलों से गुजर के आज हम इस फॉर्म में मौजूद हैं, एवोल्यूशन, उससे रिलेटेड एंथ्रोपोलॉजी है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर कोई इंटरेस्ट लेके पढ़े, क्योंकि ये आप अपने बारे में पढ़ रहे हैं कि इंसान आज इस शक्ल में मौजूद है तो वो किस एवोल्यूशंस के थ्रू गुजर के। तो एंथ्रोपोलॉजी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 70 to 80 के दरमियान स्कोर देता है एंड समटाइम्स 80 को क्रॉस भी करता है। ठीक है, तो यहां से भी 100 मार्क्स का एक ही सब्जेक्ट आप कोई चूज कर सकते हैं। और आज की वीडियो जो है मैं यहां पर स्टॉप करता हूं क्योंकि काफी टाइम हो गया है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। वीडियो को पसंद आई हो, अगर वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको इसमें मिली है ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से। CSS हो गया, CCE हो गया, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, KP पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हर तरह के कमीशन एग्जाम्स में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन होती हैं वो आपके पास जो है वो यहाँ पर काफी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो एक सेशन और मैं इसी पे करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से ही, ताकि मजीद कंफ्यूजन्स को जो है हम एड्रेस कर सकें। ठीक है, तब तक इंतजार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस बर वक्त आप लोगों तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।